हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मार्च से अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमें स्टार्ट करनी होगी इसकी प्रिपरेशन। किसकी? पेपर 1 की हम यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके सामने किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरी बात, हमने स्टार्ट किया था कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, यानी रिसर्च की मीनिंग। ठीक है, ये क्लासेस हो चुकी हैं। इसके चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिसर्च का जो फुल फॉर्म है वो भी बताया था। आर फॉर रेशनल, ई फॉर एक्सपर्ट, एस फॉर रिसर्च, ई फॉर एग्जैक्टनेस, ए फॉर एनालिटिकल एनालिसिस, आर फॉर रिलेशनशिप, सी फॉर केयरफुल, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव, एच फॉर ऑनेस्टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी बताइए, यहाँ पर आपको रिसर्च के बारे में बताना है कि रिसर्च में जो आपका सी है उसका क्या मतलब होता है, तो सी का आपको बताना होगा कि हाँ भाई उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सी फॉर सावधान रिकॉर्डिंग, क्रिटिकल, अवलोकन, रचनात्मक रवैया। इसको आप एक बार पीडीएफ को भी चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज रिसर्च। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि रिसर्च क्या है, अनुसंधान क्या चीज है। क्या चीज है कि जब हम कोई चीज खोज रहे होते हैं जो कि हमें पता है कि हाँ हो सकती है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। ठीक है, यानी कोई चीज जो ऑलरेडी हमारे सामने है उसमें से फिर से हम अपॉर्चुनिटी को जब खोजते हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है उसको सर्च करते हैं, यानी किसी कॉन्सेप्ट को रिसर्च करना हमको क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। फिर से सर्च करना, बार बार सर्च करना, और बार बार सर्च करने के बाद कोई नई चीज जब आपके हाथ लगती है वो कहलाता है आपका रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने क्लियर था। उसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी, यंग पीवी ने क्या कहा है अनुसंधान के बारे में, करलिंगर ने क्या कहा है, उसके अलावा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अनुसंधान के बारे में क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। हमने फिर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के कौन कौन से लक्षण होते हैं। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी एक वैज्ञानिक जांच है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, तत्कालिक समाधान नहीं हो सकता, शोध के निष्कर्ष एक ड्रैग का तत्कालिक समाधान नहीं हो सकता, लेकिन अकादमिक प्रासंगिकता हो सकती है। गुड रिसर्च फाइंडिंग एंड रिपोर्ट हेल्प इन डिसाइडिंग, इट ऑल्सो एड्स टू गिवन स्टॉक ऑफ डाटा और द बॉडी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, एक तरीके से ये वैज्ञानिक जांच है और यहाँ पर हम वैज्ञानिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने का जो है प्रयास करते हैं, यानी हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है और तरह तरह के प्रोसेस, तरह तरह के जो मेथड यूज करके जब हम किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो ही हमारा रिसर्च कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च की हमने आपको बताया था कौन कौन सी मीनिंग हो सकती है। अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, अराइविंग एट जनरलाइजेशन, सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिविस्टिक और पॉजिटिविज्म, ये अप्रोच क्या होती है रिसर्च की, इसके बारे में भी बताया था। प्रीवियस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 1, 2, 3 स्टार्टिंग से देखें तो वो लिंक भी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया था। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपसे क्वेश्चन आता है बार बार, जिसमें आपका घटना संबंधी अनुसंधान, नृवंश विज्ञान और कार्रवाई पर शोध, ये 3 चीजें आती हैं किसमें, आपके पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में। इसको आप लोग चाहे नोट्स के तरीके भी रख सकते हैं। फिर प्रत्यक्षवाद का कौन यहाँ पर सपोर्टर है या किसके द्वारा ये किया गया, तो ये है ऑगस्ट कॉम्टे, जिसका यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, एक्सियोलॉजी कार्य शोध पद्धति यानी रिसर्च मैथोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने दिया हुआ है।
ऑन्टोलॉजी यानी सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति, यानी बाहरी स्वतंत्र सच्ची वास्तविकता सार्वभौमिकता से ये रिलेटेड होती है। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान प्राप्ति का ढंग, वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन योग्य औसत दर्जे के तथ्य, कानून की तरह सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन करना इसमें आता है। एक्सियोलॉजी जहां नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है, मूल्य मुक्त शोध, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना। कार्य प्रणाली यानी शोध पद्धति, इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें जो आपका रिसर्च है वही आ जाएगा इसमें। तो ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी इट इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एक्सियोलॉजी इट डील्स विद एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम, और रिसर्च मैथोलॉजी इट इज अ पैराडिगम दैट लीड्स टू अस to ask some questions and use proper approach for systematic inquiry, just like how should we study the world। फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के बारे में, और इसके कौन अप्रोचर है, कार्ल पॉपर, इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कस पूरा कर लिया था। उसके बाद में डिफरेंस बताया था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के में क्या डिफरेंस होता है, पूरी चीजें एक एक यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया था, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी एमसीक्यूज क्लास के बाद हमने आपको सॉल्व करवाए थे। फिर हमने ऑब्जेक्टिव और रिसर्च बताया था, यानी अनुसंधान करने का, देखिए किसी भी चीज का करने का एक उद्देश्य यानी एक लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर हम कोई अनुसंधान करते हैं यानी किसी चीज पे सर्च करते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लक्ष्य निर्धारित होना, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य को निर्धारित होना। तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी पीडीएफ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च के लक्षण क्या हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, निश्चयात्मकता, वैलिडिटी यानी वैधता। उसके अलावा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होते हैं। वैलिडिटी जो कि क्रोनबेक ने बताए थे वो कौन से हैं, फ्रीमैन ने जो बताए वैलिडिटी वो कौन सी होती है, अनास्ती ने किस तरीके की यहाँ पर बताई है वैलिडिटी, उसके बारे में आपको डिस्कस किया था। उसके बाद जो आप जनरली पढ़ रहे हो कि इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, बट इंटरनल वैलिडिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका सक्रियात्मक वैधता यानी ऑपरेशनल वैलिडिटी, रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी, विषयगत वैधता यानी कंटेंट की वैलिडिटी, और अवयवात्मक वैधता यानी फैक्टोरल वैलिडिटी। ये सब चीजें अगर आपसे पूछी जाए, इनमें से किसी का भी अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक वैधता। अगर आपसे पूर्व कथनात्मक वैधता के बारे में पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो नेचुरल सी बात है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज related to बाह्य वैधता, that is external validity, just like option number 1 पूर्व कथनात्मक। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किस में आती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में। समवर्ती वैधता that is called concurrent validity, और ये किस में आती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो थे जॉर्डन। उन्होंने 2 भागों में बांटा, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसमें आपके 7 भाग बनाए हैं जो आपके सामने है। फिर हेल्मस्टेड ने वैधता को कितने बेसिक रूपों में बांटा, 3 में। एक था कंटेंट वैलिडिटी, एम्पेरिकल वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरीके का, जिसमें टाइप ऑफ वैलिडिटी में क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट। उसके बाद आती है कंटेंट वैलिडिटी, फिर आता है कॉन्स्ट्रक्ट में क्या क्या आता है, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। इन चीजों को आपको नोट डाउन करना है या फिर अपने पास अच्छे से समझ के रखना है इस पीडीएफ को हाईलाइट करके, ठीक है। शुद्धता या यथार्थता होना यानी एक्यूरेसी होना आपके रिसर्च में बहुत जरूरी है। जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण होना भी आपके रिसर्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात करते हैं अनुभवात्मक अनुसंधान, एक्सपीरियंशियल रिसर्च। इसके बारे में भी हमने बात किया कि ये एक्सपीरियंशियल होता है, अनुभव के आधार पर भी होता है। साथ में किसके बारे में बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है कि रिसर्च के लक्षण क्या होते हैं। रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट्स मेथड से जुड़ा होता है, रिसर्च सर्कुलर होता है। उसके अलावा ये लॉजिकल होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। फिर हमने डिस्कस किया था अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च आता है। उसके अलावा आपका एथनोग्राफिक, ध्यान से देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस आता है आपका।
हिस्टोरिकल आता है एथनोग्राफिक, नरेटिव, फेनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी। रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर पे क्या आता है आपका एक्शन रिसर्च आता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्वांटिटेटिव में आपका एक्सपेरिमेंटल, काजी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सिंगल सब्जेक्ट, कैजुअल, कंपैरेटिव, सर्वे, ये सब किस में आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे जनरली होता गया है कि हमें पता होता है कि हाँ 2 तरीके के रिसर्च है या 3 तरीके के रिसर्च है, बट एक्चुअली में हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि तर्क के आधार पर यानी लॉजिक के आधार पर बताइए कि अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको आगमन और निगमन यानी इंडक्टिव डिडक्टिव पे टिक करना है। अगर आपसे बेसिस ऑफ प्रोसेस पूछा जाए यानी प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार का होता है, सो तब आपको बताना है डेट इज मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, मिश्रित यानी मिक्स रिसर्च। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ आउटपुट तो एक होता है मौलिक अनुसंधान और एक होता है व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये किसका एक उदाहरण हो सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान में आ जाता है। उसके बाद हमने बताया जांच के आधार पर बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संरचित दृष्टिकोण, असंरचित दृष्टिकोण, उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक, घटनोत्तर यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, on the basis of objective, on the basis of concept that is conceptual, empirical research यानी वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। फिर हमने बात किया फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल यानी कि जो डिसाइड करता है कि हाउ व्हाट, जो वाई क्वेश्चंस है यानी कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, यानी आपकी जो शुरुआती जिज्ञासा होती है उसके आधार पर जब हम शोध करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बुनियादी शोध। बेसिक रिसर्च is called a fundamental research. Is a type of investigation focused on improving an understanding of a particular phenomena, study or law of nature. This type of research examine data to find the unknown and fulfill a sense of curiosity. ठीक है, बेसिक रिसर्च डेट इज कॉल्ड अ बेसिक रिसर्च यानी एक ऐसी रिसर्च है जो शुरुआती होती है जिसमें किसी घटना के बारे में आपको बेहतर जानने का मौका मिलता है और आप समझ सकते हैं कि ये घटना कैसे हुई थी और इस घटना में क्या क्या चीजें हुई हैं। आपको अगर मान ली कि उत्सुकता है उसको जानने की तो स्टार्टिंग का जो हमारा होता है बेसिक जो होती है वो होती है बुनियादी शोध से ही, जो कि हमारा फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कहलाता है। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अनुप्रयुक्त अनुसंधान जिसमें कि आपकी मौजूदा समस्याओं के व्यवहारिक समाधान को खोजने की तलाश की जाती है, जिसमें कि आपका एक्शन रिसर्च आता है, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन रिसर्च आता है और अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। बहुत शॉर्ट में आपको समझाते चल रहे हैं जिससे कि ये चीजें आपकी रिवीजन हो जाए। बुनियादी शोध के उदाहरण, अनुप्रयुक्त के उदाहरण आपको बताए थे। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई मैचिंग आती है देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च, इसे भी आप पढ़ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने जाना एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, जब तत्कालिक समाधान करना हो किसी चीज का, तत्कालिक यानी तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन करना हो किसी प्रॉब्लम का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम एक्शन रिसर्च को यूज करेंगे। और इसके स्टेप्स भी होते हैं जो हर बार आपसे पूछे भी जाते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यानी ये पूरा आपका सर्कुलर है, यानी ये एक चक्रीय प्रक्रिया है और ये स्टार्ट होता है एक सर्कुलर में, यानी चक्र चलता ही रहता है इसका, किसका, एक्शन रिसर्च का, किसी समस्या के समाधान का। यानी हमने क्वेश्चन, पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, मान लीजिए कोई समस्या आई, समस्या के लिए हम लोगों ने आगे प्रयास किया, करते करते फिर से हम आगे की समस्या की तरफ बढ़ गए, यानी पूरा क्रम चलता रहता है, इसी तरीके सॉल्यूशन ढूंढते ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, और प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित, ये चीजें क्या है, क्वालिटेटिव जहां आप जान सकते हैं, गुणात्मक जहां पर कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जहां पर आप डाटा का काउंट ना कर पाए, जैसे कि सर्वेक्षण यानी सर्वे। सर्वे जब होता है तो आप उसको पर्टिकुलर बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में सर्वे में आपका कितना डाटा है, या उसको कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं हमने सर्वे किया,
साक्षात्कार यानी एक तरीके से नॉन न्यूमेरिकल डाटा को हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव, जो कि आपकी भावनाएं हो सकती हैं, आपकी ओपिनियन हो सकते हैं, आपके फीडबैक हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव यानी जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आपका न्यूमेरिकल डाटा, जब न्यूमेरिकल डाटा की बात आती है देन आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बाद मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च मतलब जहां पर आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही रिसर्च मिक्स हो जाते हैं, तब वहां पर हो जाता है मिश्रित यानी कि मिक्स रिसर्च। फिर यहां पर भी हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। ये एक थोड़ा सा रिवीजन मैंने करा दिया है, ठीक है। गुणात्मक शोध, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं गुणात्मक शोध में? यहां पर समूह केंद्रित यानी फोकस ग्रुप रिसर्च, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यू, कथात्मक यानी नरेटिव रिसर्च। इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ में, जो कि ऑलरेडी मैंने सेंड किया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल के पेपर 1 लिंक में। फिर है फेनोमोलॉजिकल यानी घटनाजन्य अनुसंधान, नृजातीय यानी एथनोग्राफिक क्या होती है, ये सब के बारे में। जहां पर मूल मानव शास्त्र होता है वहां पर आपका एथनोग्राफी होती है। फेनोमोलॉजिकल जहां पर कोई घटना पर्टिकुलर घटित हुई होती है तो वहां पर उसकी परिस्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका घटनाजन्य। फिर हमने केस स्टडी के लिए किसी पर्टिकुलर बंदे की या किसी पर्टिकुलर आपको किसी इकाई के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए या उसके बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो वो होती है केस स्टडी। फिर हमने पढ़ी थी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक गुणात्मक दृष्टिकोण है यानी क्वालिटेटिव अप्रोच है, और इसमें क्या कहा गया था, इसमें आगमन और उपागम का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये पूरा डिटेल आप एक बारी प्रीवियस वीडियो जो हमारा है उसमें प्रॉपर पढ़ लीजिए। उसके बाद तर्क के आधार पर आगमन और निगमन यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव। फिर हमने इंडक्टिव डिडक्टिव में बताया था हायर अप्रोच में क्या आता है थ्योरी, टेंटेटिव हाइपोथेसिस और पैटर्न ऑब्जर्वेशन, किसमें, इंडक्टिव में। अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो थ्योरी से कंफर्मेशन की तरफ जाता है, और इंडक्टिव की बात करें तो ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ जाता है। फिर यहां पर भी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था, ठीक है। अब आता है जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है जांच के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के आधार पर रिसर्च का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये एक तरीके से किसी समस्या को हल करने के लिए जब किया जाए। संरचित यानी कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अनसंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये मूलतः परिमाणात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च या निगमन विधि के जैसा है, यानी प्रॉपर हमें पता है कि डाटा क्या है, स्ट्रक्चर यानी ऑलरेडी सब चीजें उसमें प्री प्लान्ड है। अनस्ट्रक्चर यानी कि जहां पर हमें पता नहीं है उस चीज के बारे में, प्रॉपर उसके बारे में हमारा कोई भी शेड्यूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर अप्रोच। सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। यानी अगर स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करें तो ये जाएगा आपका क्वांटिटेटिव में, जहां पर आपके परिमाण होंगे। परिमाणात्मक अनुसंधान जिसे कहते हैं संरचित, यानी कि पहले से ही हमें पता होगा कि हाँ ये चीजों को हमें करना है, ठीक है। और असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर अप्रोच, इट इज बेसिकली सेम एज क्वांटिटेटिव रिसर्च और डिडक्टिव मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड यानी we have to have flexibility in search on social subject, therefore it is closely related to qualitative। जहां पर social आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाता है वहां पर नेचुरल सी बात है क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको नहीं पता होता कि यार अचानक से अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई बात, अगर अचानक से कोई बिना पहले कोई डेट डिसाइड करे अचानक से आपसे इंटरव्यू ले लिया जाए तो वो अनस्ट्रक्चर अप्रोच में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि इस दिन इस चीज का आपसे इंटरव्यू होने वाला है, देन वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो जाएगा। फिर बात आती है त्रिभुजीकरण विधि की। त्रिभुजीकरण विधि क्या होती है, ट्रायंगुलेशन मेथड। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन इन अ रिसर्च, दैट इज सामाजिक शोध में एक से ज्यादा वास्तविकता होती है, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि होती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ताओं एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है, और यह हमें सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है, और इसका मुख्यतः सामाजिक शोध में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर एक रिसर्च हम कर रहे हैं और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे सर्वे मेथड का भी यूज कर रहे हैं,
ठीक है। उसके अलावा हम अपनी क्वांटिटेटिव थ्योरी को भी लगा रहे हैं, हम अपना क्वालिटेटिव, यानी एक रिसर्च के लिए हम अलग अलग अपने रिसर्च मेथड को जब यूज करते हैं, मल्टीपल मेथड्स, चाहे वो हमारा क्वालिटेटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा क्वांटिटेटिव से रिलेटेड हो, जब हम एक रिसर्च प्रोसेस में कई तरीके के मल्टीपल मेथड यूज करते हैं, किस लिए कि आपको जो वहां पर उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगुलेशन हो जाएगा। ट्रायंगुलेशन रेफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड और डाटा सोर्सेस, यानी मल्टीपल तरीके से, कई तरीके से स्रोतों के आधार पर क्वालिटेटिव रिसर्च टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना। Triangulation also has been viewed as a qualitative research strategy to test validity through the convergence of information from different sources। यानी एक रिसर्च के लिए, मान लीजिए कि कोई घटना घटित हुई है और उसके लिए आपने वहां पर आसपास से भी पूछा, उसके बाद में आपने वहां का डाटा भी कलेक्शन किया कि हाँ भाई, लोगों से पूछा, आपने रिपोर्ट भी देखी, आपने अलग अलग, यानी एक चीज को सिद्ध करने के लिए आपको कई चीजों का, आपने मल्टीपल मेथड्स का यूज किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुजीकरण यानी कि ट्रायंगुलेशन मेथड। यानी एक रिसर्च के लिए एक आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके लिए आपको कई चीजों का जब आप मेथड यूज करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुजीकरण विधि। अब इसमें जैसा कि अभी हमने बताया कि आप क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हो, किसमें, ट्रायंगुलेशन में, तो क्वालिटेटिव भी कर सकते हो, यानी आप वहां पर डाटा कलेक्शन भी कर सकते हो, डाटा एनालिसिस भी कर सकते हो, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस, उसके बाद आप रिजल्ट को कंपेयर भी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्रेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल के आधार पर बनता है और ये होता है आपका ट्रायंगुलेशन। ये सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रायंगुलेशन में। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन कितने होते हैं, त्रिभुजीकरण कितने प्रकार के होते हैं। पहला, डाटा ट्रायंगुलेशन, जहां पर आपका टाइम, स्पेस और पर्सन आता है। मेथड ऑफ द ट्रायंगुलेशन, यानी जहां पर आपका डिजाइन और डाटा कलेक्शन होता है। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, थ्योरी ट्रायंगुलेशन, और पांचवा अगर आप बात करते हैं तो मल्टीपल ट्रायंगुलेशन विच यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ट्रायंगुलेशन टेक्निक इन वन स्टडी। यानी एक से ज्यादा जब आप ट्रायंगुलेशन टेक्निक को यूज करते हैं अपनी एक स्टडी के लिए तो वो होता है मल्टीपल ट्रायंगुलेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रायंगुलेशन क्या है, जब हम एक किसी अपनी स्टडी के लिए, मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए आप कई मेथड को यूज करते हैं, जो कि आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, सर्वे, ठीक है, मतलब आप कुछ भी उसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में कई मेथड्स को यूज करके जब आप रिजल्ट पे पहुंचते हो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन। फिर आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसके आधार पर 5 तरीके के अनुसंधान होते हैं। 5 तरीके के अनुसंधान, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंटल। ये सब किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, उद्देश्यों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक होता है ताकि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर है या नहीं है। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे के कारणों को जानना या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो कि आपके सामने है। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जिस भी चीज को, मान लीजिए इस पेज में आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट उठा करके मेरे को टेलीग्राम पर दे दीजिए कि भाई देखिए ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो कोई भी डाउट मत रखिए, कमेंट पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमें चाहें तो अगर जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो रहा हो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में 3 चीजें आती हैं। वर्णनात्मक में आता है घटनोत्तर अनुसंधान, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, फिर आता है ऐतिहासिक अनुसंधान, फिर आता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ये तीनों किस में आते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव में। अगर आपसे पूछा जाए कि एनालिटिकल रिसर्च किस में आती है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये आती है आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव यानी जिसमें कि वर्णनात्मक का कीवर्ड ले लीजिए, वर्णन। जब आप किसी चीज का वर्णन करते हैं, ऐतिहासिक चीजों में क्या होता है, किसी चीज का वर्णन किया होता है। विश्लेषणात्मक में एनालिटिकल कैसे होएगा, एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने के लिए भी आपको उसका वर्णन आपको पता होना चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पर आप इसका कीवर्ड ध्यान से देख सकते हो। सह संबंध यानी एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, कोरिलेशनल रिसर्च। व्याख्यात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अनुसंधान मूलक या अन्वेषी यानी अनुसंधान एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि आपका वर्णनात्मक, नाम से ही जहां जान सकते हैं किसी चीज का वर्णन करना। ठीक है, किसी स्थिति का वर्णन करना, क्या था कैसे है, तो यहां क्या हो जाएगा, आपका वर्णनात्मक अनुसंधान हो जाएगा। जैसे कि इसका मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग होता है, किसमें, सर्वे मेथड का इसमें अप्रोच होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है, किसी भी चर के साथ हेरफेर नहीं किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जगह पे आपसे मैनिपुलेशन कौन से उसमें नहीं किया जा सकता है रिसर्च मेथड में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव यानी आपका हिस्टोरिकल। इसमें क्या क्या बताया था आपको, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, और तीसरा क्या बताया था, जल्दी बताओ मुझे, अभी बताया था हिस्टोरिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो और विश्लेषणात्मक। इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें भी सह संबंध यानी कोरेशनल या अवलोकन अनुसंधान के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब द सिचुएशन, इट ट्राइज टू आंसर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सिचुएशन यानी सिचुएशन क्या है, कैसी है, क्यों हुई। इट्स लाइक रिपोर्टिंग, जैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इट्स मेनली यूजेस सर्वे मेथड, जैसे सर्वे मेथड में, हाँ भाई ये चीज कैसे हुई थी, यहाँ पर बताइए ये घटना हुई तो कैसे हुई, जरा उसके बारे में डिटेल में हमें बताइए। होता है ना कि रिपोर्टिंग, अगर आपने देखा होगा कि रिपोर्टिंग कोई की जाती है कोई भी चीज की, चाहे अगर बात करें मार्केटिंग में भी, अगर रिपोर्टिंग की बात करें, न्यूज चैनल में भी रिपोर्टिंग की, तो एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस चीज का, डिटेल में बताई जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विश्वविद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। घटनोत्तर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, ऐतिहासिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कहे जा सकते हैं, जैसा कि अभी बताया। This research involved the discovery of facts along with survey and adequate explanation. For example, descriptive research may try to find out what the level of education is in a school, district, state, or province. Post-event research, historical research, and analytical research can also be called different form of this research. तो ये डिटेल है आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, जैसा कि बताया था इसका एक पार्ट हम मान सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव में। इसमें क्या चीज होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, जनरली इसके बारे में पूछा जाता है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स में जनरली आप कहते हो ना, एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, एक्स वाइफ हो गई, जनरली सब लोगों को एक्स इसके बारे में पता है। तो यहां पर भी एक्स का भाई यही मतलब है, एक्स मतलब पूर्व, एक्स मतलब पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है कि कोई घटना हो चुकी है और उसके बाद में आपको उस पर सर्च करना है। क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रिसर्चर। यानी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी या आफ्टर द फैक्ट रिसर्च यानी कोई घटना घटित हो गई है और उसके बाद में उस घटना पर हमें देखना है कि भाई क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या उस पर रिसर्च किया जा सकता है, यानी उसके बाद में आपको रिसर्च करना है, मतलब घटना के बाद में। तो क्या होता है, ये आफ्टर द फैक्ट कहलाता है।
जिसमें कि शोधकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तथ्य होने के बाद भी जांच शुरू हो जाती है। फिर आता है घटनोत्तर रिसर्च। यहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में थोड़ी और डिटेल, कि ये सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। कहां पर यूज होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। नेचुरल सी बात है, यहाँ हमने बात की है कि कोई घटना घटित होनी चाहिए, घटना के बाद यहाँ पर रिसर्च स्टार्ट होता है। और ये मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर यानी नॉन मैनिपुलेटेबल से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपका ये जो अभी देखो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव में क्या बताया था कि यहाँ पर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। वर्णनात्मक में यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप मैनिपुलेशन यानी हेरफेर नहीं कर सकते हैं, तो एक्स पोस्ट फैक्टो में भी हेरफेर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, स्टडी क्या होती है जो घटना के बाद शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, क्या होता है इसका उद्देश्य। तो एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन एक अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। अगर आपसे पूछा जाए कि काशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसे कहा जाता है, काशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसे कि अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन याना आधा प्रयोगात्मक आधा एक्सपेरिमेंटल आप स्टडी कह सकते हो, वो किसे कहा जाता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन को It examine how an independent variable present prior to the study affect a dependent variable, जो कि ये जांचता है कि अध्ययन से पहले मौजूद एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर को कैसे प्रभावित करता है। तो काशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसे कहा जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन को कहा जाता है। और भाई इसको सब लोग हाईलाइट भी कर लो चाहो तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन, सब लोग इसको हाईलाइट कर लो अभी से ही। आज मौसम खराब हो रखा है हमारे यहाँ का, तो चलो मैंने कहा क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पहले से ही सब चीजें अरेंज कर लो। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड फिर आता है, ये भी हमारा किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव में आता है। एक्स पोस्ट फैक्टो भी डिस्क्रिप्टिव में है, हिस्टोरिकल भी किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव में आता है। और इसमें भी आप कोई भी चर में हेर फेर नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप पुराने टाइम का कोई पुराने उसमें रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप जानना चाहते हो कि भाई जोधा के बारे में आपको कोई चीज में सर्च करनी है, ठीक है, महारानी जोधा के बारे में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो चीज घटित हो चुकी है, अब उसके बारे में आप उसमें कुछ हेरफेर थोड़ी ना कर पाओगे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान क्या चीज होती है, इस अनुसंधान में, ठीक है, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन या वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण, जब अतीत यानी कि पास्ट का विश्लेषण एनालिटिक करने की और उसके आधार पर आज की समस्या और चुनौतियों को संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। यानी पास्ट की जो कोई घटना घटित हुई है उस पे हमने रिसर्च की और जाना कि वो आज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। मान लीजिए सुनामी आई थी, मान लीजिए सुनामी आई, ठीक है, सुनामी आ गई, पहले हमें नहीं पता चला सुनामी के बारे में, बट अब हमने क्या किया, सुनामी पे हमने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया कि ये सुनामी कैसे आती है, ठीक है, और इस सुनामी के क्या क्या मतलब सिम्टम्स हो जाते हैं, पहले आने के क्या क्या चांसेस होते हैं। जब हमने इस पे रिसर्च किया, देन हमने इसको आज प्रेजेंट टाइम पे इस तरीके से हमने अपना सिस्टम बना लिया है कि सुनामी आने से पहले ही हमें पता चल जाए कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज से। तो यानी अगर हम पास्ट पे अध्ययन कर रहे हैं और उससे नए निष्कर्ष निकाल रहे हैं आगे के प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान हो जाएगा, जो हमारे अतीत में भी हो सकता है, पास्ट के लिए भी हो सकता है और हमारे प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए। अब क्या होता है कि पहले कोई चांद पे गया, किसी को पता चला हाँ भाई साइंटिस्ट वगैरह हैं तो उस पे गया, है ना,
तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने आगे आगे सर्च की, फिर उन्होंने कहा भाई अंतरिक्ष में गए हैं, स्पेस में गए हैं, अब हमें चांद पे जाना है, फिर उन्होंने कहा हमें मंगल पे जाना है। तो थ्योरीज क्या रहती हैं, पास्ट की रहती हैं, बट उससे हमारी जो नॉलेज आती है वो प्रेजेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। तो यहाँ पर होता है ऐतिहासिक, और ये वर्णनात्मक अनुसंधान में आता है। ठीक है, ये चीजें हिस्टोरिकल रिसर्च, इन दिस रिसर्च रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट in the context of correct situation. It help people to analyze the past and provide possible answer to problem challenges of today. As a result, the study done in historical research help us to find answer to our questions like where did we come from, what were we before, what are we now, etc. This is another aspect of descriptive research and very similar to post facto research. It is generally focuses on historical aspect of subject. हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, तो ये एक गुणात्मक तकनीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज द मीनिंग ऑफ पास्ट इवेंट इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट द फैक्ट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट इवेंट्स। यानी कि ये गुणात्मक तकनीक है और ऐतिहासिक शोध तथ्यों की व्याख्या करने और घटनाओं के कारणों और वर्तमान घटनाओं में उनके प्रभाव की व्याख्या करने के प्रयास में पिछली घटनाओं के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऐतिहासिक शोध में। और ये कैसी है? गुणात्मक तकनीक है। फिर बात करते हैं एनालिटिकल की। एनालिटिकल की यानी कि विश्लेषणात्मक। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों और जानकारी का उपयोग करता है। इसमें सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। एनालिटिकल रिसर्च यानी कि ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, आपको पता है कि हाँ भाई इस चीज पे हमें सर्च करना है और आपने उसको डीपली सर्च किया। ठीक है, आपने उस चीज को डीपली सर्च किया। इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी एंड एवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. The researcher has to use fact or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. यानी आपके पास तथ्य भी है, आपके पास जानकारी भी है, लेकिन आप उसमें से उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी उसका एनालिटिक्स करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हाँ भाई ये चीज ये कैसे हुई। तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। नेचुरल सी बात है, जैसे कि आपने चेक करना है कि भाई ये कैसे हुआ या इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल रिसर्च। ये सब किस में आता है? आपके डिस्क्रिप्टिव में आता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस में आता है? आपका क्वालिटेटिव में आता है। क्वालिटेटिव में आता है। क्वालिटेटिव यानी क्या होता है? आपका मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर हम क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट में हम क्वेश्चन जरूर देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिमांड एक्शन रिसर्च, यानी कौन सा उद्देश्य एक्शन रिसर्च की मांग करता है। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे। कमेंट करिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा उद्देश्य एक्शन रिसर्च की मांग करता है? एक सिद्धांत का विकास, थीसिस लिखना, कक्षा की समस्या का समाधान और एक सिद्धांत का परीक्षण। क्या होगा बेटा इसका सही आंसर? क्या होगा? कौन बताएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम, यानी कक्षा की समस्या का समाधान करना। कक्षा की समस्या यानी हमारे सामने जो प्रेजेंट आ गई है प्रॉब्लम जो हमारी, उसको समाधान करना, यानी इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर एक क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, जो अभी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे आप लोगों का समझ में आ जाए कि आपको चीज समझ में आई या नहीं आई। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से इस मैचिंग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। और जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चाह रहे हो कि भाई फिर से आपको इसके आगे कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को
और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आपको बताना है, या तो अभी इसी वीडियो के बाद में कमेंट कर सकते हो MCQ2 नाम से। MCQ1 वो था, MCQ2 ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी MCQ1, और ये है 2 का आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।